लद्दाख। जब ये नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? बर्फीली चोटियां, शान से दिखने वाले मठ, है ना? हाँ बिल्कुल। हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत इलाका, अपनी बौद्ध संस्कृति और हाँ रणनीतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आजकल वहां से शांति की नहीं बल्कि कुछ अलग ही खबरें आ रही हैं। आंदोलन, तनाव और दुर्भाग्य से हिंसा और मौतों की भी, कर्फ्यू की भी बातें सुनने में आ रही हैं। हाँ, और इस सारी उथल-पुथल के बीच ना एक नाम बार-बार सामने आ रहा है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, ये नाम लद्दाख की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी, जो भी स्रोत है, उनके आधार पर इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की। हाँ, कि आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन और ये गिरफ्तारी तक की नौबत क्यों आई, क्या हुआ ऐसा? और सबसे जरूरी कि इस सब का लद्दाख के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है। मतलब ये पड़ताल हाल की घटनाओं पर ही आधारित होगी। तो फिर शुरू करते हैं सोनम वांगचुक से ही, क्योंकि उन्हें समझे बिना ये पूरा मुद्दा समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ ठीक है। तो सोनम वांगचुक 59 साल के हैं, लेह लद्दाख में ही जन्मे हैं, पेशे से इंजीनियर, इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता तो है ही, और शिक्षा सुधारक भी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, आप कह सकते हैं, लद्दाख के लोगों, खासकर वहां के युवाओं और पर्यावरण के लिए लगा दी। उन्होंने एक बहुत ही जानी मानी संस्था भी बनाई है, सेमकोल। हाँ, सेमकोल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये सिर्फ कोई स्कूल नहीं है, बल्कि एक आंदोलन जैसा है। अच्छा, किस तरह का आंदोलन? मतलब ये लद्दाखी युवाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, अपनी संस्कृति से जुड़ाव और पर्यावरण की जिम्मेदारी सिखाता है। एक तरह से ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का मॉडल है ये। और एक दिलचस्प बात, जो मशहूर फिल्म थी 3 इडियट्स, हाँ, आमिर खान वाले, उसमें जो रणछोड़दास चांचड़ या फुनसुक वांगडू का किरदार था, कहते हैं वो काफी हद तक सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। हाँ, ये कनेक्शन तो बहुत लोग जानते हैं। और फिल्म में वो जो बर्फ के पहाड़ बनाकर पानी बचाने का आइडिया था ना, आइस स्टूप। बिल्कुल, आइस ट्यूब का कॉन्सेप्ट असल में वांगचुक का ही है। ये एक कमाल की तकनीक है। सर्दियों में जो पानी बह जाता है, उसे बड़े बर्फ के स्तूपों में जमा कर लेते हैं, ताकि वो धीरे धीरे पिघले और वसंत में सिंचाई के काम आए। एग्जैक्टली। लद्दाख जैसे पानी की कमी वाले इलाके के लिए तो ये वरदान है। आइस ट्यूब के अलावा भी उनके नाम काफी कुछ है। सुनने में आया है कि 800 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं उन्हें। हाँ, और काम भी देखिए, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, पानी बचाने की नई नई तकनीकें लाना, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, ये सब उनके काम का हिस्सा है। और उनका वो पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम वाला आविष्कार, अरे हाँ, वो तो गजब का है। बिना बिजली या तेल जलाए सिर्फ सूरज की गर्मी से घरों को गर्म रखना। सोचिए, लद्दाख में जहां तापमान माइनस में चला जाता है, कितनी बड़ी राहत होगी ये। तो सही में सोनम वांगचुक सिर्फ एक इनोवेटर नहीं है, वो लद्दाख के लिए एक सिंबल जैसे हैं। विज्ञान, संस्कृति, पर्यावरण, सबको जोड़ने वाले। हाँ, और इसीलिए ये बात और भी चौंकाती है कि इतने सम्मानित व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों हुई। बिल्कुल। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2019 जब लद्दाख का स्टेटस बदला था। हाँ, 2019 में जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना दिया गया। और शुरुआत में सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के बहुत से लोगों ने इसका स्वागत किया था, क्योंकि लद्दाख को अलग प्रशासनिक पहचान दिलाने की मांग बहुत पुरानी थी, करीब 30 साल से। लेकिन फिर चिंताएं शुरू हुई। हाँ, वो शुरुआती खुशी जल्दी ही चिंताओं में बदल गई। देखिए, लद्दाख में मुख्य रूप से बौद्ध और मुस्लिम समुदाय हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, संस्कृति है, जमीन है। तो डर किस बात का था? डर ये था कि यूटी बनने के बाद जहां अपनी चुनी हुई विधानसभा नहीं होगी, कहीं उनकी जमीन, उनकी नौकरियां, उनकी संस्कृति और वहां का नाजुक पर्यावरण, उस पर बाहरी असर हावी ना हो जाए। अच्छा, मतलब अपनी पहचान खोने का डर। हाँ, और ये कि उनकी आवाज शायद दिल्ली तक उतनी मजबूती से ना पहुंचे। इन्हीं चिंताओं से फिर वो मांगे उठी जिनके लिए सोनम वांगचुक आवाज उठा रहे थे। बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी मांग थी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, स्टेटहुड। यानी अपनी चुनी हुई सरकार, अपनी विधानसभा। हाँ, ताकि स्थानीय लोग अपने फैसले खुद ले सकें। दूसरी बड़ी मांग थी लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करने की। 6th शेड्यूल, वो क्या है? ये शेड्यूल मुख्य तौर पर आदिवासी बहुल इलाकों को खास अधिकार और सुरक्षा देता है। जमीन, जंगल, संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का ज्यादा कंट्रोल होता है।
बाहरी दखल कम होता है। तो ये लद्दाख की यूनिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए था। एग्जैक्टली। और तीसरी चिंता थी पर्यावरण की। ये तो बहुत अहम मुद्दा है वहां के लिए। बहुत ज्यादा। लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है और चीन बॉर्डर पर जो डेवलपमेंट या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। और इसका असर तो सिर्फ लद्दाख तक नहीं रहेगा, ग्लेशियर पिघले तो पूरे दक्षिण एशिया में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। ये ग्लेशियर हमारी जीवन रेखा है। तो ये तीनों मांगे, स्टेटहुड, सिक्स्थ शेड्यूल और पर्यावरण सुरक्षा, आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये यूटी बनने के बाद जो नई चुनौतियां आई उन्हीं का नतीजा है। लोगों को लगा कि अपनी पहचान, अपना भविष्य बचाने के लिए ये संवैधानिक गारंटी जरूरी है। और इन्हीं मांगों के लिए सोनम वांगचुक ने आंदोलन शुरू किया। हमेशा अहिंसा पर जोर दिया उन्होंने। हाँ, 2024 में उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक एक लंबा पैदल मार्च भी किया था, करीब 500 मील का। हाँ, ध्यान खींचने के लिए। और फिर अभी हाल में 10 सितंबर 2025 को उन्होंने 35 दिन की भूख हड़ताल शुरू की थी। बिल्कुल। और वो अपने भाषणों में युवाओं को प्रेरित करने के लिए नेपाल के प्रोटेस्ट्स का, यहाँ तक कि अरब स्प्रिंग का भी जिक्र करते थे। संदेश क्या था उनका? संदेश साफ था, शांति से लेकिन मजबूती से अपनी आवाज उठाओ बदलाव के लिए। लेकिन यहीं पर शायद चीजें बिगड़ी। सरकार ने उनके बयानों को अलग तरह से लिया। हाँ, जहां वांगचुक इसे शांतिपूर्ण आंदोलन कह रहे थे, सरकारी अधिकारियों को लगा कि उनके बयान, खासकर युवाओं से जो अपील थी, वो भड़काऊ हैं। यहीं से तनाव बढ़ा। और ये चीज अक्सर होती है, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और राज्य की सुरक्षा चिंताएं, इनके बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। बिल्कुल। एक पक्ष जिसे अपनी बात रखना कहता है, दूसरा पक्ष उसे कानून व्यवस्था के लिए खतरा मान सकता है, और इसी अलग अलग व्याख्या से टकराव हो जाता है। और ये टकराव फिर दुखद रूप से हिंसा में बदल गया। 24 सितंबर 2025, जिसे कई लोग लद्दाख का सबसे काला दिन कह रहे हैं। हाँ, उस दिन लेह में बंद का कॉल था और रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात बेकाबू हो गए। बहुत सारे युवा, छात्र, यहाँ तक कि कुछ बौद्ध भिक्षु भी सड़कों पर थे। और फिर हिंसा हुई। हाँ, भीड़ हिंसक हो गई। कथित तौर पर बीजेपी के दफ्तर और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। फायरिंग की भी खबरें आईं। और नतीजा बहुत दुखद रहा। 4 लोगों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा घायल हुए। शहर में कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐसा अंत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और इस हिंसा के लिए सरकार ने, मतलब गृह मंत्रालय ने, सीधे सीधे सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सरकार का कहना था कि उनके उकसाने वाले बयानों से भीड़ भड़की, जबकि वांगचुक ने इन आरोपों को नकारा। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है। ये हिंसा तो युवाओं के अंदर जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जमा हो गया था उसका नतीजा है, क्योंकि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। ऐसी सिचुएशन में ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि असल वजह क्या थी, किसने उकसाया। हाँ, 2 बिल्कुल अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ लोगों का गुस्सा, दूसरी तरफ सरकार का मानना कि ये गुस्सा भड़काया गया था। सच शायद कहीं बीच में हो। और इस हिंसा के ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए। हाँ, 26 सितंबर 2025 दोपहर करीब 2:30 बजे लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल की टीम ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। और गिरफ्तारी के बाद उन पर एनएसए लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एनएसए ये बहुत सख्त कानून है। इसके तहत सरकार किसी को भी जिसे वो देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा मानती है, बिना ट्रायल के 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। एनएसए के अलावा और भी आरोप थे। हाँ, हिंसा भड़काने का आरोप, युवाओं को गुमराह करने का आरोप, और एक और बड़ी बात हुई, उनकी जो संस्था है SECMOL, हाँ SECMOL, उस पर विदेशी फंडिंग कानून यानी FCRA के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। FCRA लाइसेंस कैंसिल, इसका मतलब? इसका मतलब कि SECMOL अब विदेशों से कोई डोनेशन या फंडिंग नहीं ले सकती। किसी भी NGO के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। उन्हें रखा कहाँ गया है? पहले दिल्ली लाए, फिर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। रिपोर्ट्स हैं कि वहां हाई सिक्योरिटी सेल में रखा है, 24 घंटे CCTV निगरानी में। उनकी पत्नी ने घर पर छापे की बात भी कही थी। हाँ, उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने ये जानकारी दी थी। एक बात और, गिरफ्तारी से कुछ वक्त पहले वांगचुक ने एक बयान दिया था कि मुझे जेल भेजना सरकार के लिए ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगा। हाँ, उनका ये बयान अब एक अलग ही रोशनी में देखा जा रहा है। बिल्कुल। NSA लगाना, FCRA लाइसेंस रद्द करना, ये गंभीर कदम है। निश्चित रूप से। और मानवाधिकार संगठन अक्सर ये चिंता जताते हैं कि कहीं ऐसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल असहमति की आवाजों को दबाने के लिए तो नहीं हो रहा। इससे समाज में एक डर का माहौल बन सकता है, जिसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। लोग खुलकर बोलने से डरने लगते हैं।
वांगचुक की गिरफ्तारी पर रिएक्शन कैसे रहे? जाहिर है अलग-अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल बटे हुए। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस, एएपी, सीपीआई-एमएल, इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, राजनीतिक बदला कहा। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी। हाँ, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, दोनों ने चिंता जताई। लद्दाख के जो सांसद हैं, हाजी हनीफा, उन्होंने भी निंदा की और सोशल मीडिया पर #फ्री सोनम वांगचुक ट्रेंड करने लगा। और सरकार और सत्ता पक्ष का क्या कहना था? उनका स्टैंड था कि ये कानून का पालन है, हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। कुछ ने इसे कांग्रेस की साजिश भी बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ रिएक्शन आया? हाँ, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने चिंता जताई कि ऐसा लगता है सरकार एक्टिविस्ट्स को टारगेट कर रही है। तो ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि देश में राजनीतिक माहौल कितना ध्रुवीकृत है। एक ही घटना को बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अलग-अलग पक्ष क्या कह रहे हैं, जैसा कि हमें स्रोतों से पता चल रहा है। हाँ, ये साफ है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थानीय लोगों की इच्छाएं, संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक विरोध सब एक बहुत ही पेचीदा मुद्दे में उलझ गए हैं। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ लोग हैं जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लद्दाख की आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं, वो आवाज जो राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची और पर्यावरण संरक्षण मांग रही है। और दूसरी तरफ सरकार है जो इसे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रही है। जैसा वांगचुक ने कहा था, आप पक्षी को कैद कर सकते हैं, आवाज को नहीं। वो आवाज अब जेल के बाहर भी गूंज रही है। और दांव पे सिर्फ एक व्यक्ति की आजादी नहीं है, दांव पर है लद्दाख का भविष्य, वहां के लोगों के अधिकार, हिमालय का पर्यावरण। और ये सवाल भी कि हमारे लोकतंत्र में असहमति के लिए कितनी जगह है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है। लद्दाख जैसा इलाका जो रणनीतिक रूप से इतना अहम है, जहां सीमा पार से सुरक्षा का खतरा हमेशा रहता है, वहां कैसे संतुलन बनाया जाए स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, उनकी पहचान, पर्यावरण की चिंता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के बीच? ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे स्थानीय लोगों की बात भी सुनी जाए और देश की सुरक्षा से भी समझौता ना हो? और अगर ये मुद्दे अनसुलझे रहे, ये तनाव बना रहा, तो इसके लंबे समय में क्या नतीजे होंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। निश्चित तौर पर लद्दाख के हालात पर हम नजर बनाए रखेंगे और कोई भी अपडेट होगा तो जरूर साझा करेंगे। आज इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।